आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 27 सितंबर बुधवार का मॉर्निंग न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन है ये। मेरा नाम है खुशबू कुमार। भारत कनाडा तनाव के बीच कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस, महंगाई और नौकरियों की कमी हो चली है, ऐसा दावा है वहां रहने वाले भारतीयों का। वहां रहने या पढ़ने गए भारत के लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है ये, और इस मुसीबत का हल निकालना कनाडा के लिए क्यों जरूरी है, यहीं से आज पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी ने बीते रविवार ये कह दिया कि 3 राज्यों में तो हम आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में लड़ाई टफ है। क्या ये अशोक गहलोत को लेकर राहुल गांधी की शंका है या कोई और बात है, समझेंगे। और ये भी कि राष्ट्रीय नेता के तौर पर राहुल का ये बयान क्यों अपरिपक्व है। और आखिर में विदेश मंत्री एस जयशंकर के कल यूएन में हुए संबोधन पर भी एक बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनिए शुभम तिवारी से। मणिपुर में इंटरनेट सेवा 5 दिन के लिए बंद, लापता 2 छात्रों की हत्या के बाद तनाव, सीबीआई इसके जांच के लिए इंफाल जाएगी। एनआईए का खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स पर ताबड़तोड़ एक्शन, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 50 ठिकानों पर हुई छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में शिक्षा परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। यूएन जनरल असेंबली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा का नाम लिए बगैर दी नसीहत, बोले राजनीतिक सहूलियत से आतंकवाद पर कार्रवाई सही नहीं। इराक के निनेवे प्रांत में एक शादी में लगी भीषण आग, 100 लोगों की मौत, 150 से अधिक घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कनाडा में स्पीकर एंथनी रोटा ने दिया इस्तीफा, संसद में पूर्व नाजी सैनिक के सम्मान का मामला, पीएम ट्रूडो को मांगनी पड़ी थी माफी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए आज भारत पहुंचेगी और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का तीसरा वनडे आज। भारत के पास पहली बार ऑस्ट्रेलिया पर क्लीन स्वीप का मौका, शुभमन गिल, शमी और हार्दिक नहीं खेलेंगे। भारत और कनाडा के बीच तनाव अपने चरम पर है, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वो लोग जो कनाडा में पढ़ने गए हैं या नौकरी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी थे जो जाने की तैयारी में थे, लेकिन अभी इस तनाव के पीड़ित हो गए हैं। लेकिन ये मुसीबत इतनी ही नहीं है, बल्कि कनाडा के अंदर भी है। कनाडा इस वक्त हाउसिंग क्राइसिस, महंगाई और नौकरियों के संकट से भी जूझ रहा है, और इस संकट का सबसे ज्यादा शिकार प्रवासी ही हैं। कनाडा के प्राइवेट कॉलेजों के बाहर भारतीय मूल के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें रहने का ठिकाना सुनिश्चित कराया जाए, लेकिन उनकी ये समस्या लगभग अनएड्रेस्ड ही है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि कनाडाई लोग भारत और कनाडा में बढ़ी तकरार के बाद भारतीयों को रेंटेड अपार्टमेंट देने से भी झिझक रहे हैं। indiatoday.in में डेप्यूटी एडिटर हैं युद्धजीत शंकर दास। उन्होंने कनाडा में मौजूद कई भारतीयों से बात करके इस समस्या पर विस्तार से लिखा है। हमने उनसे ही बात की। युद्धजीत, सबसे पहले तो भारत से पढ़ने गए छात्रों की समस्या को आप समझाइए। क्या कह रहे हैं वहाँ के लोग, क्या दिक्कतें आ रही हैं उन्हें? 2 टाइप के स्टूडेंट्स जा रहे हैं। एक जो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जिनको पढ़ना है, वो जा रहे हैं, कम संख्या में है। लेकिन जो बच्चे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं, वो एक्चुअली जा रहे हैं, उनके मंसूबे हैं कि हमें सिटीजनशिप मिले, तो वो काफ़ी पैसे खर्च रहे हैं। अब वो प्राइवेट कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, वो उनसे 3 गुना से 5 गुना ज़्यादा फीस ले रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास मकान बने हुए कैंपस में, रहने की कोई असुविधा नहीं है। लेकिन ये जो बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे, आप देखिए आंकड़े, अगर आप देख रहे हैं, पिछले साल टोटल जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गए उसके 40% जो है वो इंडिया से थे, 40%, और वो 40% जो है वो करीबन 2.5 लाख के करीबन थे। इस साल वो संख्या ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि 9 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देख रही है कनाडा। उन बच्चों पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब जो कॉलेजेस है वो कॉलेजेस प्राइवेट है, उन्होंने बोला भी नहीं हुआ होता है कि भाई हम आपको जगह देंगे मोस्टली, लेकिन ये सोच के जाते हैं कि हमें मिल जाएंगे, बच्चे सोच के जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्योंकि हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है। हाउसिंग क्राइसिस क्या है कि वहाँ पे जितने घर होने चाहिए उतने घर है नहीं, ऑलरेडी जो लोग हैं उनके लिए नहीं है। जब ये बच्चे पहुँच रहे हैं, मेरे को एक जर्नलिस्ट जो यहाँ पे एक नेशनल न्यूज़पेपर के साथ काम करता था, उसने बताया, किचनर जगह है ओंटारियो में, वहाँ पे बच्चे बैग उठा के अपने हर दरवाजे पे, डोर टू डोर, हर एक दरवाजे पे जाके वो डोरबेल बजा रहे, पूछ रहे कि आपके पास कोई जगह है क्या हमारे रहने लायक, रेंट पे देंगे क्या आप। मतलब यहाँ तक हालत है। एक और ओंटारियो के एक प्राइवेट कॉलेज के बाहर 30 बच्चे, भारतीय मूल के बच्चे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करा ओवरनाइट। रात भर वो कैंपस के बाहर रहे, क्योंकि उनके पास जाने की जगह नहीं थी। उस कॉलेज ने सिर्फ उनको 2 दिन के लिए जगह दी थी, उसके बाद उनके पास कोई सिर के ऊपर छत नहीं थी। ये हालत हो गई थी। हाउसिंग क्राइसिस जो है वहाँ का, ये उनको बच्चे सड़क पे हैं, जो ये सोच के जा रहे हैं कि हम नौकरी कर लेंगे, उससे हमारा गुजारा हो जाएगा, वो नौकरियां नहीं है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मतलब चीज़ों के
दर इतने ज़्यादा हो रखी है, प्राइसेस इतने ज़्यादा है कि वो वहाँ पे उनको ग्रोसरी रोज़मर्रे के सामान लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चना पड़ रहा है। तो ये है मुसीबत। अच्छा, और अभी जो टेंशन चल रही है दोनों देशों में, उसने इन समस्याओं में किस तरह का इजाफा किया है? और अगर इन मुश्किलों की वजह से वहाँ मौजूद प्रवासी छात्रों का मोह भंग होता है कनाडा से, तो कनाडा पर इसका किस तरह का असर होगा? मेरी जितनी बात हुई है उसमें अभी तक बहुत ज़्यादा वो डरे हुए नहीं है, लेकिन ये एडवाइजरी आने के बाद ये बच्चे सोच तो रहे हैं कि मतलब वाकई में थ्रेट है क्या, क्या करना बेटर है। यहाँ तक कि मेरे को एडवाइजरी निकलने के बाद में मनन गुप्ता जी रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, वो ओंटारियो में रहते हैं कनाडा में। वो मुझे बता रहे थे कि उनके पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स गए थे पंजाब से भी कि हम अभी टिकट करा दे क्या, हमारी लड़की वहाँ रहती है, लेके आए क्या, कोई ट्रैवल वगैरह में प्रॉब्लम हो जाएगी, बाद में वापस नहीं आ पाएगी क्या। तो उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया कि भाई ये डर जो है वो बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर देखिए ये जो स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, जो कनाडा जा रहे हैं, वो कनाडा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सेक्टर को ही वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वो उसमें बहुत सारा पैसा लेके जा रहे हैं। एजुकेशन जो सेक्टर है उनका प्राइवेट वाला, वो काफ़ी इन पे डिपेंडेंट है, लेकिन उसके अलावा वो 2 और सेक्टर्स को हेल्प कर रहे हैं। हाउसिंग सेक्टर भी उनसे जुड़ा हुआ है, ये मैं बताऊंगा आपको कैसे। दूसरी जो चीज़ है वो है गिग इकोनॉमी, जिसको हम कहते हैं, जैसे डिलीवरी हो गई या रेस्टोरेंट में काम करना हुआ, प्रोविजन स्टोर्स में, मॉल वगैरह में काम करने का हुआ। वो जो पूरी इकोनॉमी है उसको वो चला रहे हैं। वो कैसे चला रहे हैं? कनाडा में जो मिनिमम वेजेस है वो $15 प्रति घंटे का है। अगर ये वर्कफोर्स कनाडा के पास ना हो तो उनकी लेबर बहुत महंगी हो जाएगी, उनकी इकोनॉमी एक तरीके से ठप होने के चांसेस है। जो बात मैं आप घूम के जा रहा हूँ, हाउसिंग सेक्टर को, रियल एस्टेट को कैसे वो हेल्प कर रहा है। जो मॉर्गेज रेट्स हैं अभी कनाडा में वो रिकॉर्ड हाई है। जो इंटरेस्ट रेट्स है, जिन्होंने 3 साल पहले घर लिया हुआ था उनको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो वो अपने इंटरेस्ट को ऐसे मैनेज कर रहे हैं कि वो बेसमेंट वगैरह जो भी उनके पास स्पेयर जगह उसको रेंट आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। अब ये स्टूडेंट्स से जो पैसा मिल रहा है उनको हेल्प हो रहा है उनके इंस्टॉलमेंट पेमेंट में। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि ये जो रियल एस्टेट को जो भी खड़ा करके रखा हुआ है, नहीं तो डिफॉल्ट्स होने शुरू हो जाएंगे, वो ये स्टूडेंट्स हैं हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीते रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक मीडिया इवेंट में थे। उनसे इस साल के अंत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हम सत्ता में आ रहे हैं, तेलंगाना में भी चांसेस हैं, पर वो एक राज्य के लिए लेकिन लगा गए और ये राज्य है राजस्थान। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांटे की लड़ाई है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सत्ता में वापसी कर लेंगे। राहुल ने मुश्किल के ये जो कयास लगाए वो राजनीतिक पंडितों के लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि कोई भी नेता हमेशा किसी भी चुनाव में जीत का दावा ही करता है। राजस्थान के नेताओं को भी राहुल का ये अनुमान, जो लगभग नकारात्मक था, वो अच्छा तो नहीं लगा होगा, खासकर अशोक गहलोत को, जो पिछले 1 साल से सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं। तब जब इंडिया अलायंस की मजबूती का दावा कांग्रेस लगातार कर रही है और अगले ही साल लोकसभा चुनाव भी हैं, इसलिए भी राजस्थान में विधानसभा चुनाव के अच्छे नतीजे कांग्रेस के लिए जरूरी है। ऐसे में एक नेता के तौर पर राहुल गांधी का ये बयान कितना परिपक्व माना जाना चाहिए, पूछा मैंने सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किदवई से। देखिए, चुनाव के समय ये बातें गौण हो जाती हैं कि किसी राजनेता की किसी क्षेत्र के मुख्यमंत्री से अनबन है या नहीं। वो हमेशा एक अपना एक बेहतरीन, एक आक्रामक चेहरा या एक पर्सपेक्टिव जो है प्रस्तुत करता है कि चुनाव हो रहे हैं और हम जीतेंगे, एक आशा की उसमें होती है। अभी जैसे मान लीजिए कोई नरेंद्र मोदी से मध्य प्रदेश के बारे में बोले या राजस्थान के बारे में बोले, जहां उनकी शिवराज सिंह चौहान और अघोषित रूप से शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया से बहुत अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन वो हमेशा यही कहेंगे, वो और अमित शाह और जेपी नड्डा, कि भाजपा वहां बड़ी भारी जीत की ओर अग्रसर है। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसी बात नहीं करी और इसीलिए ये थोड़ा सा एक जो राजनेता, एक पॉलिटिशियन का जो एक चोला होता है, वो राहुल गांधी पर वो चोला बिल्कुल फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो ये बात बेबाकी की नहीं, ये बात तो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली है। रशीद जी, अशोक गहलोत के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि 5 साल से वही सत्ता में है और राहुल का ऐसा बयान क्या राजस्थान में उनके लीडरशिप पर सवाल नहीं है? मेरे ख्याल से अशोक
ने बहुत सी मुसीबतें अपने हाथों मोल ली हैं। देखिए, वो कांग्रेस के पुराने चावल हैं, 1970 के दशक से वो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और उन्होंने सब जो कांग्रेस में क्या शीर्ष नेतृत्व का क्या महत्व होता है वो उन्होंने देखा है। उसके बावजूद उन्होंने एक तरीके का, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मंकी ट्रिक, कि एक उन्होंने एक ऐसा काम किया कि जो 25 सितंबर 2022 को जब कांग्रेस के जो दो ऑब्जर्वर आए थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और ये अजय माकन शामिल थे, उन्होंने वहां कांग्रेस की मीटिंग नहीं होने दी। 137 साल के कांग्रेस के इतिहास में ये शायद पहला ऐसा मौका था कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक आए हों और वहां पर जो है कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग न होती हो। और उसके बावजूद अशोक गहलोत ने तमाम हथकंडे अपना के वो सत्ता में जमे रहे, मुख्यमंत्री के और भी जमे रहे। वो उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनने का एक मौका मिला था और उसकी उन्होंने दावेदारी छोड़ी है। आप फिर मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगा कि कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में केवल 88 लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बने। तो अशोक गहलोत ने उस 88 लोगों की सूची में शामिल होने से इनकार कर दिया और ये सारी की सारी चीजें नेहरू गांधी परिवार को बहुत तरीके से उनको तकलीफ पहुंचाई और वो उस चीज को लेके उनको काफी मलाल है। तो इसलिए राजनीतिक जब पटल के ऊपर जब भी राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को मौका मिलता है, वो अशोक गहलोत के प्रति उस तरह की जो उनकी निष्ठा की जो उम्मीद थी उस पर अशोक गहलोत खड़े नहीं उतरे हैं, इसलिए अशोक गहलोत की तारीफ नहीं करते हैं। और जब राहुल गांधी को मौका मिला तो राहुल गांधी ने एक साफ बात कह दी कि वहां पर राजस्थान में कांग्रेस के लिए मुश्किल है। तो इस संदर्भ में ये बताता है कि अशोक गहलोत का कहीं ना कहीं आकलन वो जरूर उन्होंने एक साल पूरा कर लिया, 25 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2023 तक, और वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन आगे का रास्ता उनके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद किदवई। कनाडा इन दिनों खबरों से नहीं जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कल यूएन हेडक्वार्टर्स में थे। उन्होंने यूएन असेंबली को संबोधित भी किया। बोला तो उन्होंने कई और मुद्दों पर भी, लेकिन कनाडा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए। जाहिर है उनका इशारा जस्टिन ट्रूडो की तरफ था। इसके अलावा जयशंकर ने ये भी कहा कि अब वो वक्त जा चुका है जब चंद देश केवल अपने एजेंडे के आधार पर पूरी दुनिया को चलाते थे। जयशंकर ने संसद में पास हुए महिला आरक्षण बिल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में हो रही तरक्की के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। तो क्या रही जयशंकर के इस संबोधन की हाइलाइट्स और क्या इंपॉर्टेंट रहा, ये समझने के लिए मैंने बात की जेएनयू में इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाने वाले एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार से। देखिए, मेरे हिसाब से उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी उसमें उन्होंने ग्लोबल साउथ की बात की बहुत जोरदार तरीके से। फिर भारत के जो अचीवमेंट्स हैं उसको उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने बताया कि किस ढंग से 15 वर्षों में हमने लगभग 41 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है, उसकी बात की। फिर हमारा जो डिजिटल कॉपरेशन है, डिजिटल जो हमारा एडवांसमेंट है जिसके माध्यम से हमने लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, तो उसकी बात की। और साथ में जो अभी जो विश्व की स्थिति है जिसमें कि पूर्वी देश और पश्चिमी देशों में जो एक डिवीजन है और जो उत्तर और दक्षिण के देश हैं उनमें जो डिवीजन है, उन दोनों की बात की उन्होंने। एक जगह राइवलरी की बात की, जो पोलराइजेशन है पूर्व और पश्चिम के देशों के बीच में, जो अलग दोनों हो गए हैं ग्रुप, तो उनकी बात की। और जो डिवीजन है नॉर्थ और साउथ में, उसकी भी उन्होंने बात की। और उन्होंने यह भी बताया कि वह समय खत्म हो गया है जब कुछ देश मिलके सारे विश्व के लिए जो निर्णय लेते थे, वो समय अब खत्म हो गया है। कहने उनका इशारा था कि पश्चिमी देश जिस ढंग से अपने हिसाब से करते थे वो खत्म हो चुका है। कोविड की बात की उन्होंने कि कोविड में किस ढंग से कुछ देशों ने, उनका इशारा यह था कि पश्चिम के देशों ने वैक्सीन देने से मना कर दिया, शेयर करने से, टेक्नोलॉजी शेयर करने से मना कर दिया। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने भारत के G20 के अचीवमेंट या भारत किस ढंग से कोविड में अपने वैक्सीन को बढ़ाया है, डेवलपमेंट जो SDG गोल्स है, क्लाइमेट चेंज गोल्स है, उसमें भारत कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन सारे चीजों की उन्होंने बात की। तो मेरे हिसाब से एक कॉम्प्रिहेंसिव भाषण था और एक्सपेक्टेड था। जो G20 में हमने बातें की है डेवलपमेंट का, क्लाइमेट चेंज का या भारत के अचीवमेंट्स का, तो उन बातों को एक तरह से दोहराया गया है अभी वहां के इसमें। तो वही है मेरे हिसाब से, तो यही सारे हाइलाइट्स हैं।
राजन जी, अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने का जिक्र करते हुए जयशंकर ने यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप की भी वकालत की है। तो ये सवाल समय समय पर उठता रहा है अक्सर इस तरह के जुटानों में। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि लंबे समय से हो रहे इस डिबेट का निष्कर्ष क्या है, क्योंकि चीन तो हर बार अड़ंगा लगाता ही रहेगा। देखिए, यहाँ पे केवल चीन की बात नहीं है, चीन तो लगाएगा, ये तो मान के चले। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिफॉर्म है ना, इसमें बहुत कोशिश हो चुकी है और कभी भी कंसेंसस उसमें नहीं आ पाता है। और उसका कारण यह भी है कि जो ऑलरेडी जो मेंबर्स हैं, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो या रूस हो, चीन हो, तो ये सारे देश तो अपने प्रिविलेज, उनको जो प्रिविलेज स्टेटस मिला हुआ है वहां पे, उसको बचा के रखते हैं। वो सच में अगर पूछें तो एक तरह से कहते तो हैं, भी उनके राष्ट्राध्यक्ष भारत में आएंगे तो ये जरूर बोलते हैं कि उनको मेंबर बनाया जाए, लेकिन सही अर्थों में जो प्रयास होना चाहिए उसमें किसी को रुचि नहीं है, सच बोला जाए तो। अमेरिका भी कभी आपने नहीं देखा कि इस ढंग का इनिशिएटिव लेके कि हम उसको इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करते हैं। और जहां तक भारत की बात है, तो भारत जितनी भी मीटिंग हुई है, ब्रिक्स की मीटिंग हो या संघाई कोऑपरेशन हो या यूएन का मीटिंग हो, हर एक मीटिंग में मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स की बात करता है, जिसमें कि सिक्योरिटी काउंसिल को बनाने की, सिक्योरिटी काउंसिल में हिस्सेदारी की बात करता है। लेकिन उसमें कई दिक्कतें हैं। एक तो कि वो देश नहीं चाहते हैं जो अभी मेंबर हैं ऑलरेडी, और दूसरा कि अगर नए मेंबर को बनाए जाएंगे तो और कई देशों को शामिल हो जाए, तो उसमें बड़े सारे मतभेद हैं कि भारत में शामिल हो जाए तो उधर दूसरा क्लेम पाकिस्तान भी करता है, उधर साउथ ईस्ट इंडोनेशिया करता है, जापान जर्मनी करता है, ब्राजील करता है, साउथ अफ्रीका नाइजीरिया करता है, टर्की करता है। तो इस ढंग के बहुत सारे देश हैं। तो सवाल है कि अगर इसका एक्सपेंशन होता है तो किस ढंग से हो, या उसी ढंग का, ये तो वीटो पावर को हटा दीजिए सबको तो ऑटोमेटिकली ये बराबर हो जाता है। एक तरीका वो हो सकता है। दूसरा कि 5 परमानेंट है और कुछ और नए मेंबर को टेम्परेरी 5-5 साल का वीटो राइट्स दिया जाए। तो बहुत सारे उसमें सुझाव हैं, लेकिन उस पर कोई भी कंक्रीट प्रपोजल अभी नहीं है। और इसी कारण से देख रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल अभी के समय में एक डिसफंक्शनल एक तरह से इंस्टीट्यूशन हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए G20 इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। और G20 क्यों इम्पोर्टेंट होता जा रहा है? क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत वाइड है। 20 कंट्री है, 19 कंट्री है, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन कुल मिला के 21 हो गए। तो वो सारे बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं और उसमें किसी भी देश को वीटो राइट नहीं है। जो भी डिसीजन होता है कंसेंसस के बेसिस पे होता है। तो वो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ग्लोबल साउथ की बात करूं तो ब्रिक्स अभी बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो यूएन का चूंकि रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, या रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिप्रेजेंटेशन है वो पश्चिमी देशों का काफी ज्यादा उसमें दबदबा है। तो इस कारण से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन अभी फल फूल रहे हैं। शुक्रिया राजन कुमार। और अब एक नज़र डाल लेते हैं देश दुनिया के अखबारों में छपी आज की बड़ी खबरों पर। मेरे साथ शुभम तिवारी भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग खुशबू। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कल नाराजगी जताई और कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वे चुप हैं लेकिन अगली बार नहीं। कोर्ट के इसी कमेंट को हिंदुस्तान अखबार ने अपनी पहली खबर के तौर पर लिया है। फिलहाल दरअसल कॉलेजियम की 70 सिफारिशें पेंडिंग हैं और इसमें 26 जजों के ट्रांसफर का भी मामला शामिल है। जस्टिस संजय किशन कौल जब कल सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि हर 10-12 दिन में इस मामले की सुनवाई होती रहेगी ताकि सरकार इस दिशा में कुछ ठोस प्रगति करे। वहीं इसी के नीचे खबर है हिंदुस्तान में कि दिल्ली कथित शराब घोटाले में के कविता जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं, उनको राहत मिली है और ईडी अब उनसे तब तक पूछताछ नहीं कर सकी जब तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उनकी याचिका पर सुनवाई न हो जाए। और 20 नवंबर को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। द एशियन एज अखबार की खबर है कि बारामूला में सीमा पार से हथियारों और गोला बारूद की तस्करी में शामिल आतंकी यासिन अहमद शाह समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए 8 लोग आतंकवादी सहयोगी हैं। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इन्हें अलग अलग अभियानों में पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे, ये एक खबर में देख रहा हूँ हिंदुस्तान टाइम्स में। और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत योगी सरकार अगले महीने से 25 लाख युवाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन बांटने जा रही है। ये स्मार्टफोन सैमसंग और लावा कंपनियों के होंगे। वहीं सभी अखबारों में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान को इस साल के दादा फाल्के
पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की भी खबर है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। शुभम, मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ रही हूँ। अखबार को ये पता चला है कि 2024 और 2029 में एक देश एक चुनाव पर मुहर लग सकती है, क्योंकि लॉ कमीशन ने रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर ली है और ये इन 2 सालों के लिए 2024 और 2029 में जो एक समय सीमा है वो तय कर सकता है और ये रिपोर्ट जो है वो कानून मंत्रालय को सौंपी जाएगी। ये तो 3 में से 1 रिपोर्ट है जो लॉ कमीशन कानून मंत्रालय को सौंपेगी, लेकिन इसके अलावा बाकी के जो 2 हैं उसमें एक है यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण, यानी जो पॉक्सो अधिनियम है उसके तहत सहमति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए उसको लेकर एक रिपोर्ट है, और दूसरा FIR दाखिल करने का प्रावधान करने वाला कानून है। इंडियन एक्सप्रेस ने पहले खबर दी थी कि आयोग जो है वो नाबालिगों के लिए सहमति की उम्र कम करने के पक्ष में नहीं है। वहीं मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सुरक्षा बलों और स्टूडेंट्स के बीच झड़प हो गई कल, और ये दैनिक भास्कर पर खबर है। इसमें एक टीचर और 53 स्टूडेंट घायल हो गए। घटना के बाद अगले 5 दिनों के लिए यहाँ इंटरनेट बैन कर दिया गया है। 29 सितंबर तक स्कूल भी बंद रहेंगे। जुलाई में दरअसल मणिपुर के 2 स्टूडेंट्स लापता हो गए थे और 23 सितंबर को इंटरनेट बैन के हटने के बाद उन 2 बच्चों के 100 के फोटो वायरल हुए, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने सड़कों पर प्रदर्शन किया है। कुछ और खबरें इस हिस्से में। दैनिक जागरण अखबार पर खबर है, प्रधानमंत्री मोदी कल भारत मंडपम में हुए G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा एक दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझ पर लोगों को जेल में डालने के आरोप हैं, आप बताएं देश का माल चोरी करने वालों को कहाँ रहना चाहिए। तो इस पर ऑडियंस ने जवाब दिया कि जेल। फिर मोदी ने कहा कि आप जो चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं। और पीएम ने 9वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को कल वर्चुअली ज्वाइनिंग लेटर भी दी, और ये मेले देश भर में 46 जगहों पर लगाए गए। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में AFSPA यानी जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है उसकी जो अवधि है वो आगामी 1 अक्टूबर से अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दी गई है। ये खबर मैं हिंदू अखबार पर शुभम पढ़ रही थी। गृह मंत्रालय के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की फिर से समीक्षा की गई और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। वहीं दैनिक भास्कर में खबर है कि दिल्ली में 22 देशों के आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें थल सेना प्रमुख ने कहा कि प्रशांत क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं, हाँ, लेकिन हम शांति से ही उसके समाधान के पक्ष में। कनाडा में खालिस्तानियों ने तिरंगा फाड़ा है और भारतीय दूतावास पर प्रदर्शन किया है। कनाडा ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी में कहा है कि भारत में सतर्क रहें। ये खबर मैं नवभारत टाइम्स के हवाले से बता रहा हूँ। और एक दैनिक भास्कर में खबर है कि फीमेल केबिन क्रू का यूनिफॉर्म बदल सकता है एयर इंडिया। नई ड्रेस जो है वो नवंबर तक अनवील हो सकती है। अभी एयर इंडिया में जो फ्लाइट अटेंडेंट हैं वो 60 साल से साड़ी पहन रही हैं। ठीक है शुभम, तो ये तो अपने देश के अखबारों का हाल बता दिया, अब ज़रा विदेश के अखबारों का भी हाल बताइए, क्या बड़ी खबरें वहाँ छपी हैं। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात है, BBC के हवाले से खबर, इराक के सरकारी मीडिया के अनुसार उत्तरी इराक में एक शादी समारोह में आग लगने से कम 100 लोगों की मौत हो गई और 150 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हादसा जो है वो इराक के उत्तरी निनवेह प्रांत के अलहमदानिया जिले में देर शाम को हुआ और आग लगने का कारण अब तक पूरी तरीके से पता नहीं चल सका है, लेकिन शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि पटाखे जलाने के बाद ये आग लगी। थैंक यू शुभम। और अब चलते चलते जान लेते हैं 27 सितंबर का इतिहास। तो आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। 1970 में आज ही के दिन यूएन में UNWTO के नियमों को मंजूरी दी थी और इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो टूरिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 1908 में आज ही के दिन कार निर्माता कंपनी फोर्ड ने अपने बहुचर्चित T मॉडल की पहली कार बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एडल्ट्री को अपराध बताने वाले कानून को रद्द कर दिया था। 1905 में साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² का सिद्धांत पेश किया था। 1833 में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय का निधन हुआ था। तो आज का दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है रोहित त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे सचिन द्विवेदी, खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार। The 2023 ODI World Cup is just a few days away from now, and of course, we've got you covered on the Sledging Room. We're not just going to come to you with one episode, we're going to come to you twice
every week. First episode will drop on the Wednesday of every week, and the second will air on Friday on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and of course on India Today YouTube. Why are we coming to you twice? There are so many questions to answer. Can India win their third ODI World Cup? Can India finally end their 10-year ICC events drought? Can Virat Kohli fire? Can Rohit Sharma find his 2019 temperament? Can Mohammad Siraj do it for India over and over again at the ODI World Cup? To answer all those questions, for all the hard analysis, tune in to The Sledging Room.